हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 46 से 51 मीन्स आज हमारा डीपीएसपी कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे। बहुत दिन से लटका था डीपीएसपी, आज कंप्लीट हो जाएगा। तो 46 में क्या है? आर्टिकल 46 में है एसटी एससी, मतलब जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, एसटी एससी ओबीसी, जो पिछड़े जात के लोग हैं, उनको अगर किसी तरीके से फीलिंग आती है कि हम इस चीज में इस वजह से पिछड़ रहे हैं, इस वजह से मतलब आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से या शैक्षणिक रूप से पिछड़ रहे हैं हमको, या उनको पीछे कर दिया जा रहा है, तो राज्य सरकार के कर्तव्य होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस चीज को हटाए। मतलब अगर वो आर्थिक रूप से पिछड़ रहा है तो उसको आर्थिक सहायता दे, शैक्षणिक रूप से पिछड़ रहा है तो उसको शैक्षणिक सहायता दे, और उसकी अभिवृद्धि में प्रयास करे। अभिवृद्धि मतलब उसको आगे बढ़ने में उसका साथ दे, उसका प्रयास करे। ठीक है, तो आर्टिकल 46 में क्या है? एसटी एससी मतलब पिछड़े वर्ग के लोगों को सहायता देना। अगर आप पिछड़े वर्ग की बात करें तो उसको रिवीजन अगर करें तो अभी तक आपने जितना पढ़ा, अपने पढ़ा बहुत होगा, अभी तक हमने जितना पढ़ा, हमारे साथ जितना पढ़ा है, तो उसमें आर्टिकल 15 में कहा गया है कि आप किसी भी तरीके से किसी के साथ उसके रंग से, उसके रूप से, उसके जन्म स्थान से, उसके जाति से भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब इस तरीके से भेदभाव करके उसको शिक्षा, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से कोई भी तरीके से कष्ट नहीं दे सकते। और आर्टिकल 29-30 स्पेशली अनुसूचित जनजातियों की संरक्षण करना, उनकी हितों की रक्षा करना में आर्टिकल 29 में कहा गया है कि अनुसूचित जो जाति जनजाति उनको शिक्षा क्षेत्र में छूट मिलेगी ना, एसटी एससी ओबीसी। और 30 में क्या कहा गया है कि अगर अनुसूचित जाति के लोग जो है, पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं, अगर वो चाहते हैं शिक्षा क्षेत्र में कोई प्रावधान करना या स्कूल कॉलेज या कोई शासन प्रशासन करना, तो उनको हर तरीके से छूट है। मतलब उनको इसलिए नहीं कहा जाएगा कि तुम पिछड़े जाति हो, इसको कह के मना नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मतलब 15 हुआ, 29 और 30 और अब 46, ये 4 आर्टिकल्स है जो एसटी एससी ओबीसी के लिए रिलेटेड है, मतलब पिछड़े जात के लोगों से रिलेटेड है। रिवीजन हो गया। 47 में क्या है? 47 में है कि सरकार आपको न्यूट्रिशन खाना देगी, मतलब पोषाहार युक्त भोजन आपको देगी। आपको मतलब क्या? आप जो जनता है, राज्य सरकार की जो जनता है, एक स्टेट की जो जनता है, उसको पोषायुक्त भोजन मिलेगा। आप देखते होंगे राशन कार्ड मिलता है, राशन कार्ड तो मिलता है, राशन कार्ड पे राशन मिलता है कि नहीं? 5 रुपए 2 रुपए में चावल मिलता है, गेहूं मिलता है, और क्या मिलता है? चीनी भी मिलती है, चाय पत्ती नहीं, चना मिलता है, ऐसी चीजें मिलते हैं ना। तो क्यों मिलता है? कि सरकार आपको देती है कि अगर आपके पास ये चीज नहीं है, सुविधा नहीं, तो आपको खाने पीने से किसी तरीके से असुविधा ना हो, कि आप खाने पीने वजह से आप कुपोषित हो गए हो। आपके जो बच्चे हैं उनको खाने को नहीं मिलता, इसीलिए उनका ब्रेन और दिमाग शारीरिक रूप से सब सही नहीं, मतलब वो कुपोषित है, कुपोषण के शिकार है। ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए सरकार आपको पोषायुक्त खाना भी देती है, आहार देती है। आप इसी में मिड डे मील आता है, प्राइमरी का मिड डे मील, प्राइमरी में बच्चों को खाना मिलता है ना, दूध मिलता है, खाना मिलता है, मिठाई तो मिलती है, डिजर्ट के रूप में खाने के बाद मिलती होगी, जो जलेबी वगैरह मिलती हो, खाना मिलता है, दूध मिलता है, और दवाइयां मिलती है। दवाइयां आयरन की गोली मिलती है, कैल्शियम की गोली मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उनका शरीर, उनका ब्रेन सब अच्छे से चले, सही रूप से वो हेल्दी रहे, कुपोषित ना हो, कुपोषण के शिकार ना हो, उनको इसीलिए पोषायुक्त आहार खाना दिया जाता है, न्यूट्रिशन दिया जाता है। और आर्टिकल 47 में एक चीज और है कि जो नशीली दवा है, ऐसी चीजें जो दवा होती है, नशीली दवा नहीं होती, लोग टिकिया खा के घूम जाते हैं मतलब झूम जाते हैं। नशीली दवा हुई और शराब हुआ, इस पे प्रतिबंध लगाएगा। किसके तहत? आर्टिकल 47 के तहत। किस आर्टिकल के तहत नशीली दवा और शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो आर्टिकल 47 के तहत। ओके, तो 47 में क्या है? आर्टिकल 47 में क्या? पोषायुक्त खाना और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध। ओके, 48 में क्या है? 48 में है कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि का मतलब कृषि और पशुपालन का संगठन आप कैसे करोगे? राज्य सरकार ये कहती है कि अगर कृषि से रिलेटेड आप कोई चीज लेने जाते हो, जैसे कृषि से रिलेटेड क्या हो सकता है? खाद हो सकता है ना, यूरिया पोटासियम मिलता है ना, खाद हो सकता है। अगर कोई मशीन आप लेना चाहते हो कृषि से रिलेटेड, ट्रैक्टर वगैरह होती है ना, ट्रैक्टर होता है, धान काटने वाली मशीन होती है, गेहूं काटने वाली मशीन होती है, सिंचाई की जो पंपिंग सेट वगैरह होते हैं, कुछ भी हो, तो अगर आप ये सब सामान लेने जाते हो तो आपको छूट मिलेगी, आपको लोन मिलेगा, आप लोन ले सकते हो। अभी आप ऐसी कोई चीजें लेने जाओ जो इस सब चीजें से रिलेटेड ना हो, लग्जरी गाड़ी लेने जाओ, आप अमीर होगे तभी तो गाड़ी लेने जाओगे ना, कि गरीब होगे कृषि के लिए गाड़ी लेने जाओगे, मर्सिडीज से कृषि का अपना खेत का हालचाल घूमने जाओगे, खेत का हालचाल थोड़ी लेने जाओगे, इसलिए उस पर थोड़ी छूट मिलेगा। ट्रैक्टर पे छूट मिलता है। ट्रैक्टर पे क्यों छूट मिलता है? क्योंकि वो कृषि से रिलेटेड है। अगर ट्रैक्टर पे छूट नहीं देगा तो मान लो जो किसान ट्रैक्टर लेने गया और वो किसान की इतनी पास इतना धन नहीं, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं कि एक ही बार में पूरा पेमेंट करके ट्रैक्टर खरीद ले। भाई किस्त पे ट्रैक्टर लेते हैं ना, सब लोग किस्त पे लेते हैं, लोन लेके लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो कृषि से रिलेटेड है, इसलिए उनको सब मिल भी जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि वो कृषि से रिलेटेड है, सरकार कृषि को आगे बढ़ाना चाहती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो कृषि पीछे चली जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन। अब पशुपालन का मतलब क्या हुआ? पशुपालन मतलब जो पशु हमें आर्थिक रूप से और दुधार रूप से सहायता देते हैं,
उन्हें हम ना तो बेच सकते हैं मतलब कसाई के हाथ में, ना बेच सकते, ना बलि वाली जो प्रथा चलती है ना बलि दे सकते हैं, ना उनको एक तरीके से उनकी बेगारी नहीं कर सकते हैं, क्यों जब तक दूध देते तब तक हम उनका अपने घर पे रखें, जब दूध देना बंद, जैसे होता है ना दूध देना बंद, तो उनको छोड़ दो गाँव में छोड़ दो, धान और गेहूं चरने के लिए, बढ़िया साफ करने के लिए एक तरफ, तो उनके साथ बेगारी नहीं कर सकते। पशुओं का जो आर्थिक रूप से और हमें दुधारू रूप से सहायता देते हैं। कृषि और पशुपालन समझ में आ गया। आर्टिकल 48 में एक ऐड किया गया है, 48 का ए, मतलब इंग्लिश में ए, 48A, आर्टिकल 48 में अमेंडमेंट करके ए ऐड किया गया है। कि कब ऐड किया गया? 42 अमेंडमेंट 1976 के तहत जोड़ा गया, जब इंदिरा गांधी जी थी तब ये जोड़ा गया। किसके कहने पर मतलब किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे जोड़ा गया। किसके साथ? सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे जोड़ा गया। अब इसमें है क्या, इसको क्यों जोड़ा गया है? तो देखो इसमें इसलिए इसको जोड़ा गया है, देखो जो चीजें, जो पेड़ पौधे, जो चीजें, जो फसल होती है, जो चीजें हमें सहायता देती है, हमें खाने पीने में, हमें आर्थिक रूप से, उसको हम कृषि में रख दे रहे हैं, ठीक है, उसको हम कृषि में रख दे रहे हैं। और जो चीजें जैसे जो पशु हुए, जो चीजें हमें मान लो पशु दूध देती हैं, आर्थिक रूप से सहायता देती हैं, उनको हम रख दे रहे हैं पशुपालन में, उनका हम संगठन कर सकते हैं। लेकिन जो पशु हमें दूध नहीं देते, किसी तरीके से आर्थिक सहायता नहीं देते, उनका क्या, उनको में से फेंक दें, उनको मार के खा जाए, उनका मांस खा जाए, ऐसा कुछ करें। अब बाघ को आप पालोगे, बाघ आपको किसी तरीके से आर्थिक सहायता देगा, आपकी ठेलियां खींचेगी, आपको दूध देगा नहीं देगा, आपको आप बाघ बेचोगे तो पैसा मिलेगा वैसे। तो इसी तरीके से कहा गया है, इसीलिए अमेंडमेंट करके 48 का जोड़ा गया, 48 का के तहत जोड़ा गया है कि जो ऐसे पेड़ पौधे होंगे जो हमें सहायता नहीं करेंगे, आर्थिक रूप से सहायता नहीं देंगे, खाने पीने के रूप में सहायता नहीं देंगे, उनको हम पर्यावरण में रखेंगे। और जो ऐसे जीव जंतु हैं, जो ऐसे जानवर हैं जो हमें आर्थिक रूप से सहायता नहीं देंगे, मतलब आर्थिक रूप से और दूध वगैरह दुधारू नहीं होंगे, उनकी हम सहायता करेंगे, जैसे बाघ हुआ, हाथी हुआ, गेंडा हुआ, इन लोग को भी हम सेफ रखेंगे। अब बताओ, इसमें एक चीज और जोड़ी गई, इसमें आर्टिकल 48A के तहत, मतलब 48 का के तहत राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में जो पेड़ पौधे हैं, जो वन्य जीव है, उनकी रक्षा करे। पेड़ पौधे में जैसे अगर आप लोग, तो बबूल का पेड़ हुआ, अशोक का पेड़ हुआ, अर्जुन का पेड़ हुआ, पीपल का पेड़ हुआ, ये किसी तरीके से आपको खाने पीने में सहायता देती है, आपको फल फूल देता है, आर्थिक रूप से सहायता देता है, नहीं देता तो क्या आप इसका क्या मतलब आप इनको काट के फेंक दो? नहीं, आप इनको काट के नहीं फेंक सकते, क्योंकि आपको ये आर्थिक रूप से आपको खाने पीने में सहायता नहीं करते, लेकिन आप ये पर्यावरण के लिए जरूरी है भाई, ये आपके पर्यावरण के लिए जरूरी है। अभी पीपल के पेड़ कितना अच्छा ऑक्सीजन देता है, आपको पता होगा, पढ़े होंगे तो ये पर्यावरण के लिए जरूरी है। इसलिए आप इन चीजों को, इन पेड़ पौधों को सेव करके रखो। जो चीजें हमें दे रही खाने के लिए, उसको आप कृषि में रखो। जो चीजें हमें खाने के लिए नहीं दे रही, आर्थिक रूप से सहायता नहीं दे, उनको आप पर्यावरण में रखो। तो आर्टिकल 48A के तहत कहा गया है कि जो राज्य सरकार होगी वो रक्षा करेगी किसकी? वन्य जीवों की और वन की। और 51 का में कहा गया सिटीजन को कहा गया, जो राज्य सरकार, राज्य के सिटीजन नागरिक होंगे, उनको कहा गया कि वो रक्षा करेंगे। अब भाई आप इंसान हो, आपके अंदर इंसानियत है कि नहीं है? अगर आपके अंदर इंसानियत है, आप कुछ पढ़े लिखे हो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हो, तो फिर पक्का सही करोगे, अच्छा करोगे। अगर पढ़े हो तब नहीं पढ़े कोई बात ही नहीं, इंसानियत है तो आपका फर्ज बनता है भाई कि अगर आप देखो ऐसे आपके नजर में कोई पेड़ पौधों को काट रहा, बेवजह काट रहा है, हरे पेड़ पौधों को, तो आप उसको इतना जाके मना तो कर सकते हो ना, उससे पूछ तो सकते हो, उसको समझा तो सकते हो, अपने तरफ से कुछ एक स्टेप ले सकते हो कि एक स्टेप नहीं ले सकते। कुछ लोग तुम्हारे शर्म के कि यार कौन जाए बात करने, भी क्या उल्टा सीधा बता देंगे चले आओगे। अरे इतना ना सोचो, कुछ और सोचो, ये सोचो कि हम पढ़े लिखे हैं, हम अगर एक स्टेप जाएंगे तो हमारा जो पर्यावरण है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। क्यों आप ये सोचो कि आप पढ़े लिखे हो? अगर आप पढ़े लिखे नहीं तो उन्हीं की जैसे हो गए ना। अगर ये लोग जो पढ़े लिखे लोग होके भी अगर ऐसा कदम नहीं उठाते, वो ऐसी चीज देख के इग्नोर कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू मी उनकी जो एजुकेशन लेवल होती है सबसे लो होती है, सब अगर हिंदी में कहे तो सबसे नीच शिक्षा होती है उनकी, ठीक है। तो आपका भी क्या है? कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर अभी क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल के तहत कहा गया है कि राज्य सरकार पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करेगा, तो आर्टिकल 41 का, 51 का या 48, तो आप किस पे टिक लगाओ? तो 48 का पे, सिर्फ 48 का पे लगाओगे, 51A पे नहीं लगाओगे। और अगर पूछे कि किस आर्टिकल के तहत नागरिकों को कहा गया है कि वो पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करें, तो 51A के तहत। इसमें डिफरेंस समझ में आया ना? तो मतलब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और नागरिकों की, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी? राज्य सरकार की। लेकिन किस्मत देखो, मतलब किस्मत क्या, एक लॉजिक देखो,
डीपीएसपी में कोई चीज फोर्सबल नहीं है। आपका मन कह रहा है तो मना करो, आपका मन कह रहा है पेड़ पौधे लगा के पर्यावरण को सेव करो, अगर आपका मन कह रहा है तो मत सेव करो। वैसे 51A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, आपका कर्तव्य है। आपका मन कहे तो अपना कर्तव्य करो, मन ना कहे तो अपना कर्तव्य ना करो, मतलब जैसे आपकी इच्छा हो, आपके इच्छा पे डिपेंड करती है। इसीलिए तो पर्यावरण नाश होता जा रहा है। नाश होता क्या जा रहा है, मतलब सब चीज इधर से उधर कटता हो जा रहा है, जंगल सब शांत होता जा रहा है, मतलब सब दुकानें खुले नहीं, एकदम झकास वाली। तो आपकी ये इंसानियत है, अब आपके अंदर कैसी इंसानियत है आप खुद जानो। ओके, तो 48 समझ में आया। 48 के बाद आता है 49, मतलब 49 मतलब 49 में है कि आप राष्ट्रीय धरोहर, इमारत और जो पुरातत्व आर्कियोलॉजिकल साइट है उनकी आप संरक्षण करो, उनको सेफ रखो। जैसे जो हमारे पुराने पुराने किला है, पुरानी मस्जिदें हैं, पुरानी मंदिरें हैं, पुराने टूरिस्ट साइट्स है, ऐसे धरोहर है जहाँ, जैसे धरोहर मतलब जहाँ पे बड़े बड़े संत, बड़े बड़े नेता उपदेश दिए थे, नेता लेक्चर दिए थे। जैसे क्या हुआ, एक वो नहीं, अशोक स्तंभ है वगैरह है जहाँ, और सारनाथ है, ये सब जहाँ पे सब लोग उपदेश दिए थे, आप उसको सेव रखो। इमारत में ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया ना, मकबरा हो गया, बहुत बड़े मगर राजपूत के किले हो गए, उनको सेव रखो। आर्कियोलॉजिकल साइट, पुरातत्व मतलब जो पुरानी चीजें हैं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता में ऐसी पुरानी चीजें बहुत मिली है, मूर्ति मिली ना, नर्तकी की मूर्ति वगैरह मिली नहीं, तो जिससे किसी की टुड्डी टूटी है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का होठ ही गायब है, ऐसे नहीं तो टूटा फूटा है, तो इसका मतलब सब टूटा फूटा तो आप उसको फेंक दो। फेंकता कोई उसको म्यूजियम में रखता है ना, क्यों रखता है, क्योंकि वो हमारे आजकल उसका साइड मतलब वो पुरानी चीजें, उनको हमें सेव करके रखना चाहिए। पुराने सिक्के होते हैं, सोने चांदी पीतल तांबा शीशा ऐसे सिक्के होते हैं ना, उनको हम सेव करके रखते हैं। पुराने जो वन्य जीव अभयारण्य मतलब पार्क वगैरह है, उनको भी संभाल के रखते हैं कि तब के जमाने के पार्क हैं ये, उनको भी हम सेव करके रखते हैं। तो आर्टिकल 49 में कहा गया कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस है, नेशनल इंपॉर्टेंस मीन्स कि राष्ट्रीय महत्व की जो चीजें हैं उनको हम सेव करके रखें। धरोहर हुआ, इमारत हुई, और पुरातत्व है, आर्कियोलॉजिकल साइट हुआ। 50 में क्या है, 50 में आप बढ़िया से समझो, 50-50 में मतलब अलग अलग कर दिया गया, कार्यपालिका और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग कर दिया गया। पहले क्या होता था, कार्यपालिका ही रूल बनाती थी, कार्यपालिका ही पनिशमेंट देती थी, मतलब खुद शासन खुद रूल बनाएगी और खुद ही अपनी सजा भी देगी। तो अब क्या हुआ, अब इसमें से कार्यपालिका से न्यायपालिका को हटा के अलग कर दिया गया। न्यायपालिका निकली कहाँ से, कार्यपालिका से। एग्जीक्यूटिव से कौन निकला, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से निकला। तो पहले क्या होता था, कार्यपालिका ही न्याय बनाती थी, कार्यपालिका ही पनिशमेंट देती थी। अब क्या हुआ, कार्यपालिका न्याय बनाएगी लेकिन क्रिमिनल को पकड़ के लाएगी, लेकिन उसको पनिशमेंट कौन देगा, जुडिशरी देगा। कौन, जुडिशरी मतलब न्यायपालिका देगी, प्रूफ के साथ कि आपने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा कुछ हुआ। ओके, 50 में हो गया। 51 में है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा का मतलब कि जैसे मान लो इंटरनेशनल जब हमारी मीटिंग होती है, समझौते होते हैं, सलाह होता है, संधियां वगैरह होती है, तो उसमें हमको पीस बना के रखना चाहिए, शांति बना के रखना चाहिए। मार वार नहीं करना चाहिए कि जो चीज हमें ना समझ में आए, जो चीज थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए, इधर उधर मतलब कि जो चीज हमारे थोड़ा साइड में कम रहे उस साइड में ज्यादा हो जाए, तो आप उस पर तुरंत लड़ पड़ो कि नहीं ये चीज हमारे साइड में चाहिए, ये चीज उनकी साइड में क्यों चली गई। तो ऐसे करने पे आपको शांति बना के रखनी। इंटरनेशनल कोई भी समझौता हो, कोई भी बातचीत हो, कोई भी मीटिंग हो, या आपके यहाँ कोई बाहर से आया हो, तो उसका आप अच्छे से स्वागत सम्मान करो, अच्छे से शांति के साथ रहो, उससे लड़ाई झगड़े ना करो, कोई भी ऐसी काम ना करो जिससे आपके देश की जो इमेज है वो कम हो जाए, ठीक है ना। अतिथि देवो भव, जो आपके देश में आए उसका अच्छे से सत्कार वगैरह करो। ये हो गया आपका 46 से 51 मीन्स डीपीएसपी कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे फंडामेंटल ड्यूटीज है 51A में। ओके, बहुत दिन से ये लटका था क्या मीन्स मतलब हो नहीं पा रहा था, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट अभी अच्छा नहीं। इस समय थोड़ा मतलब मैं जैसा सोचती हूँ वैसा हो नहीं पाता, कुछ टाइम इधर उधर हो गया। तो अब मैं कोशिश करूंगी सब अच्छा हो जाए, मेरी भी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब है इस समय। ओके, तो आपका ये कंप्लीट हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। बाय, टेक केयर।